हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम SC/ST एक्ट स्टार्ट करेंगे APO मेंस के लिए, क्योंकि इसमें एक अदर एक्ट के नाम से एक आपका एग्ज़ाम होना है मेंस में डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपके कुछ 6 एक्ट आएंगे। 5 एक्ट हम लोग करा चुके हैं इस सीरीज़ में। ये 6th एक्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है कुछ, और काफ़ी विवाद में रहा है मुद्दा। इस कारण इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है, और वैसे भी इससे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं हर बार। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिटेल में करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये नहीं है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराया और छुट्टी कर दिया। पहले तुमने रोक दिया था ताकि प्री के बाद कराएं, लेकिन अब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगे क्या पता वर्कलोड कितना बढ़े हमारे पास और आपके पास, ताकि टाइम ना मिल पाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज से हल्का हल्का करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और डिटेल में ऐसे करेंगे कि एग्जाम के टाइम पे भी आपको पढ़ना ना पड़े। और एक मैं अपनी तरफ से एक एडवांटेज देना चाहता हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, ये वाला ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका लास्ट ही एक्ट बचा है 4-5 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जब आपका मेंस एग्जाम होगा उस टाइम पे इन सब एक्ट को शायद मैं खुद सब एक्ट रिवाइज कराऊँ आपको। ठीक है, मेंस के एग्जाम से मतलब प्री के बाद जस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं SC/ST एक्ट 1989। अब पहले जान लेते हैं ये एक्ट है क्या, क्यों यूज किया जाता है। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलेगा, और ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन आपने आज पढ़ लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेंस के क्वेश्चन आंसर करते हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन आने हैं वहाँ पे आप इनका रेफरेंस दे सकते हो वहाँ पे, ताकि आपका क्वेश्चन औरों से थोड़ा हट के लगे। क्योंकि नॉर्मल पूछ लिया इनमें किस तरह की पनिशमेंट है, आपने पनिशमेंट डिस्क्राइब कर दिया, किस तरह के इसके अमेंडमेंट हो सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा आपने डिफाइन कर दिया। लेकिन ये तो सब लोग करेंगे ना, जो चीज़ आप उन सबसे हटके दोगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसको सिर्फ डायरेक्ट की नॉलेज के अलावा अदर नॉलेज भी है, कि इसको इसका बेस पता है, तो उस पर आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, और नंबर आपको 1-2 नंबर औरों के मुकाबले ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं एक्ट के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। एक्ट है आपका SC/ST एक्ट। ध्यान से पहली बात तो ये रखना कि स्टार्टिंग में पहले क्या आ रहा है, SC आ रहा है, फिर ST है। ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आगे बहुत से सेक्शन याद करने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले क्या है, SC/ST एक्ट। ठीक है, कब का एक्ट है ये, 1989 का। एक्ट नंबर कौन सा है, 33। एक्ट नंबर 33 है, 1989 का एक्ट है। ठीक है, और अब बात करते हैं ये इनएक्ट कब हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, सारी चीज़ें। ठीक है, ये इनएक्ट कब हुआ था, एक्ट कौन सा है, एक्ट नंबर 33 है ऑफ 1989, और ये इनएक्टमेंट कब हुआ था, 11 सितंबर, याद रखें 11 सितंबर, 11 सितंबर 1989। कुछ एग्जाम्स में ये प्री में भी पूछा जाता है, MP वगैरह का जो PCS हुआ उनमें, तो ये चीज़ें पूछी जाती है, सॉरी। ठीक है, एक्ट नंबर 33 1989 का है। इनएक्ट कब हुआ था, 11 सितंबर 1889 को, 1989 को। क्लियर। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें क्या बात करते हैं, इसके इन्फोर्समेंट की। जब इनेक्टमेंट हो चुका था, ये एक्ट बनके तैयार हो गया था, उसके बाद इन्फोर्स कब हुआ है, ये हुआ 30 जनवरी 1990, मतलब 1989 में तो बन गया था ये, और उसके अगले साल ही जस्ट ये, मतलब 4-5 महीने का टाइम बचाता है सितंबर के बाद। तो कब हुआ है, 30 जनवरी 1990, याद रखिएगा 30 जनवरी 1990 में ये इन्फोर्स हो चुका था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं ये किस लिए। अच्छा, 30 जनवरी क्या होता है, 30 जनवरी क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जीके में पूछ लिया जाता है। जिस एग्जाम में ये एक्ट आता है तो वो तो पूछते ही हैं, अगर प्री में आ रहा है आपके पास ये एक्ट, लेकिन आपके पास सिर्फ मेंस में है। 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस, गांधी जी की जो पुण्यतिथि है। ठीक है, याद रखिएगा 30 जनवरी को इन्फोर्स हुआ था 1990 में, सॉरी। अच्छा, मुझे ये बताइए ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट अगर आ रहा है, लेजिस्लेशन कोई रिजोल्यूशन पास कर रही है, कोई बिल पास कर रही है, तो वो अचानक से नहीं करते। जब लगता है कि कुछ ऐसे अपराध हो रहे हैं, तब जा करके जब गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता है या गवर्नमेंट खुद एनालाइज करती है कि कुछ अपराध हो रहे हैं जिनका समन होना जरूरी है, जिन अपराधों का निवारण होना जरूरी है, और वो अपराध कौन कौन से हैं, उन सबको रोकने के लिए, और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए
जब लगता है कि हाँ ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो उनके निवारण के लिए, सब चीज़ों के निवारण के लिए क्या करती है, कोई बिल पारित किया जाता है। वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पारित किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एसेस देता है उसको, फिर वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एक बिल एक्ट बन जाता है पूरी तरह से। क्लियर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, पहले तो ये जान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट का। किसी दिमाग में आ रहा है, सोच लीजिए। इसका ऑब्जेक्ट था टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट SC/ST के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस हो रहे हैं उनको प्रिवेंशन करना, उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना, मतलब जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना, और टू प्रोवाइड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम को रिलीफ प्रोवाइड करना, किसके द्वारा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा, और इन सब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्लियर। अभी हम डिटेल में जब लिखेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ऑब्जेक्ट में क्या था, प्रोटेक्शन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। और ये एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर 5 है, और सेक्शन कितने, 23 सेक्शन है। ठीक है, कितने सेक्शन है, 23 सेक्शन है। अब दिमाग में आ रहा हो सर ठीक है 23 सेक्शन, लेकिन इसको कैसे बढ़ाएंगे हम, किस तरह से एक्ट है, आवाज़ क्लियर है ना सभी को, किस तरह से एक्ट है, किस तरह से बनता है, इसे पावर कहाँ से मिल रही है इस एक्ट को, ये इतनी पावर कहाँ से आ गई, ये लेजिस्लेशन ने कैसे बना दिया सिर्फ एक समुदाय के लिए, पर्टिकुलर समुदाय के लिए, कि एक पूरा एक्ट ही पारित कर लिया, कहाँ से मिली है पावर। मतलब इनडायरेक्टली अगर कहा जाए, इस पूरे एक्ट को जो पावर मिली है वो मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा है, आप जानते होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस एक्ट को पूरी पावर मिली है। ठीक है, अब वो कौन कौन से आर्टिकल थे वो डिटेल में पढ़ेंगे हम। उससे पहले आप ये जान लीजिए, ये एक्ट सिर्फ एक इकलौता एक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर कैटेगरी पे अप्लाई होता है। मतलब जो भी ऑफेंडर होंगे इस पे, जिनके अगेंस्ट ये यूज किया जाएगा, वो नॉन SC/ST होने चाहिए। क्लियर। मतलब ये एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन नॉन SC/ST। मतलब कोई SC कोई अपराध कर रहा है किसी SC के विरुद्ध, या कोई ST किसी ST के विरुद्ध अपराध कर रहा है, तो उन दोनों में से ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर कोई नॉन SC/ST किसी SC के ऊपर अपराध कर रहा है, कोई नॉन SC/ST किसी SC के ऊपर अपराध कर रहा है, या ST के ऊपर अपराध कर रहा है, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये एक्ट अप्लाई हुआ है, आपके FIR अंडर एक्ट SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR हुई है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है पुलिस को, वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये ऑफेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऑफेंस है, नॉर्मल ऑफेंस था मान लिया, वो ऑफेंस SC/ST एक्ट में आते ही पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर कोई ऑफेंस किया है किसी ने, या कोई FIR हुई है अंडर SC/ST एक्ट, तो वो ऑफेंस कैसा हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा। मतलब उस एक्ट में, उस ऑफेंस में, उस अपराधी को जिसके अगेंस्ट, उस एक्यूज को जिसके अगेंस्ट FIR की है, उसको बेल नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। दूसरी बात, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। कौन सा ऑफेंस होगा, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले सारे अपराध क्या होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, मतलब बेल नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने पढ़ा है 2C में, CRPC, मतलब इसमें विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि सारे अपराध क्या होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। दूसरा क्या होगा, नॉन कंपाउंडेबल होंगे, मतलब उनका उपशमन नहीं कर सकते, उनको कंपाउंड नहीं कर सकते, मतलब समझौते वगैरह करके उनको आप निपटारा नहीं कर सकते। क्लियर है। ऑफेंस कैसे होंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो ये चीजें। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है आप क्या उसमें डाल रहे हो, क्या वो पूछना चाह रहे हैं। मतलब क्या, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे सभी, प्लस सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, प्लस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे, सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है। और पनिशमेंट किसे मिलेगी, जो नॉन SC/ST पर्सन होगा। क्लियर। और वो किसके विरुद्ध अपराध कर रहा है, अगर SC/ST व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया जा रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर SC क्या है और ST क्या है ना, SC कौन है और ST कौन है। क्योंकि जब आप कोई एक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए किसके लिए एक्ट है, इनका मतलब क्या है, कहाँ है SC/ST, कहाँ दिया गया है।
मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में क्लास में आज की कि आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले एससी यूज करते फिर एसटी, नाम में एससी फिर एसटी, ऐसे सीक्वेंस याद रखिएगा। देखो एससी एसटी के बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ा है अच्छे से या पढ़ रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। देखो सीधी सी बात है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए किस तरह से। तो आपको क्या करना है, उसका आर्टिकल 366 का सब क्लोज 24, 366 का सब क्लोज 24 बात कर रहा है, एक लिस्ट दे रहा है वहां पे। उस लिस्ट में क्या है, सारी एससी कैटेगरी है। मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है जो एससी में आएगी, जिनके लिए ये एक्ट बना गया है, जो उस एससी नाम पर्टिकुलर नाम के अंतर्गत जो कैटेगरी आएंगी सभी। सिर्फ एससी में सिर्फ एक या दो कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो सब एज ए एससी काउंट की जाती है। शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल से मिली है, ये किस आर्टिकल में डिफाइन है एससी, 366 आर्टिकल 366 का सब क्लोज 24। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो, सर ये कौन बताता है कि सब एससी में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये राष्ट्रपति बताता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिक्लेयर एनी स्पेशल कैटेगरी टू एज ए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। मतलब शेड्यूल कास्ट में रखने के लिए किसी कैटेगरी को कौन डिक्लेयर करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में करेगा? मतलब लिस्ट कहाँ रखी जाएगी? 366 के सब क्लोज 24 में, और 341 जो आर्टिकल है हमारा, इसमें राष्ट्रपति एक विशेष दर्जा प्रोवाइड कर सकता है किसी भी कैटेगरी को कि आज से यह कैटेगरी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आएगी, और एससी कैटेगरी को मिलने वाले सारे अलाउंस, सारा रिजर्वेशन या जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस कैटेगरी पर भी अप्लाई होंगी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही जब एससी आ गया तो उधर एसटी भी आना चाहिए। अगर आप दो कैटेगरी देखें, दो पार्ट में डिवाइड करें, इधर एससी आ गया किस सेक्शन में? 366 के सब क्लोज 24, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर से उसको डिक्लेयर किया था कि ये एससी है, किस सेक्शन में? 341। और एससी एसटी को भी तो डिफाइन करेंगे ना। 366 आर्टिकल 366 24 में एससी था, आर्टिकल 366 25 में क्या आ गया? एसटी आ गया। 366 24 में एससी, 366 25 सब क्लोज 25 में एसटी आ गया। एससी कहाँ डिफाइन है? 366 आर्टिकल सब क्लोज 24, और एससी डिफाइन अंडर आर्टिकल 366 सब क्लोज 25। पहले एससी था तो 24 में एसटी था, उसके बाद तो उससे अगला क्या आता है? 24 के बाद 25। क्लियर? ऐसे ही प्रेसिडेंट को पावर थी एससी डिक्लेयर करने की 341 आर्टिकल में, और एसटी की 342 आर्टिकल में हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एससी कहाँ डिफाइन है, एसटी कहाँ डिफाइन है? क्लियर हो गया। हमने जान लिया इसमें कौन कौन से कितने सेक्शन है। 23 सेक्शन है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लस लेटेस्ट अमेंडमेंट सबको पता है अभी हुई थी, वो डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। अभी उसका एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया, सारे जजमेंट लिखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम आगे क्या पढ़ा हमने, ये 23 सेक्शन है, 5 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। और ये 33 एक्ट है 1989 का, और इन्फोर्स हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था 11 सितंबर 89 में, और इन्फोर्स हुआ था 30 जनवरी 1990 में। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है इसको पावर कहाँ से मिली थी। अब आप देखो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 याद आ रहा है? 14 ने क्या पावर दी थी? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था हमने? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से, अमेरिका से। ये तो मैंने ऐसे नॉर्मली बताया था कि याद रहे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए हमने इस एक्ट का, इसके अंतर्गत मतलब इक्वल प्रोटेक्शन होता रहे अगर आपके लॉ का, ठीक है। इक्वलिटी की बात नहीं कर रही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, सबको समान कानून संहिता अप्लाई हो सबके ऊपर, सबको राइट मिले अपनी लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए। 14 इक्वलिटी डिवाइड करना है ना, इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो एक्ट है ये है एक तरह से उसका कंसिक्वेंस है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 ने इक्वलिटी की बात की थी, तो यहाँ पे जो भेदभाव हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट का इनएक्टमेंट किया गया। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 ने क्या बोला गया था कि लिंग,
जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भेदभाव हो रहे थे तो इस आर्टिकल 14-15 के जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए भी ये एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। मतलब ये इस एक्ट को पावर कहाँ से मिल रही है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, मतलब गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन मिला है ताकि समानता आती रहे, तो वो यहाँ पर है। 17 अनटचेबिलिटी स्पेशली इन्हीं सब के लिए बना गया था। अनटचेबिलिटी जो पहले चलता था, अब भी बहुत जगह है, हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप पिछड़े इलाकों में जाओगे, गाँव वगैरह में जाओगे, वहाँ पे इतना SC ST ने हाथ लगा दे तो आप चेयर दोगे, ऐसा माहौल है। पता नहीं लोगों में क्या मानसिकता अब भी बनी हुई है, इतने पढ़े लिखने होने के बाद भी। तो इसलिए इस एक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए ये पढ़ा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है एग्जाम में आपके, क्योंकि ऐसे अपराध हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि अब अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो आंदोलन हुए थे उसके बाद एक जजमेंट और आया है सुप्रीम कोर्ट का ही। उस जजमेंट में एक आ गया था कि आप सिर्फ इस बिहाफ पे ये नहीं मान सकते कि SC ST ने झूठी FIR की हुई, सिर्फ इस बिहाफ पे कि उनकी कैटेगरी SC ST है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पूरी कैटेगरी को, पूरे एक समुदाय को आप झूठा नहीं मान सकते। सिर्फ किस बेस पे कि वो SC ST है इसलिए वो झूठी FIR करा सकते हैं। तो उस जजमेंट को नकारते हुए एक रेक्टिफिकेशन किया गया था। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं, सारे केस लिखेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। आज तो बेसिक सीखा है हमने, नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। कल से हम एक्ट स्टार्ट करेंगे, प्लस के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। उम्मीद आपको चीज़ें पसंद आई है, अगर पसंद आएगी तो आप बताना ग्रुप में। चीज़ें अगर समझ आ रही हैं इसको ऐसे ही लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज से कंटिन्यू क्लास होगी वीकली 5 डेज, और उम्मीद है 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर आपको PCJ की भी तैयारी करनी, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। ठीक है जी, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और अगर किसी को IPC बैच ज्वाइन करना है, एक पेड ग्रुप चल रहा है हमारा रात को 10 बजे डेली, आज भी क्लास होनी है, उसमें हिंदू लॉ और IPC चल रहा है। IPC काफ़ी लंबा है, चलता रहेगा। हिंदू लॉ के 5 लॉ कंप्लीट होने के बाद हम उसी में मुस्लिम लॉ शुरू कर देंगे, IPC चलता रहेगा साथ में। अगर मुस्लिम लॉ भी कंप्लीट हो जाता है तो कोई और एक्ट शुरू कर देंगे। मतलब वो बैच कंटिन्यू बना रहेगा, साल 1.5 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा मैच। वो एक एक्ट कंप्लीट होगा, फिर दूसरा शुरू करेंगे, फिर तीसरा शुरू करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जो कोई ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। फीस उसकी है सिर्फ 500 पर मंथ, 1-1.25 घंटे क्लासेज होती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।